वहीं यूपी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बरेली में भी कोरोना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। बलिया में प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से बरेली में पालन किया जा रहा है। बरेली के सभी इलाकों को प्रशासन सैनिटाइज भी कर रहा है और इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बरेली रेंज के डीआईजी राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। थैंक यू, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, लगातार एक्टिव नजर आ रही है, वैसे ही बरेली में भी तस्वीरें सामने आई हैं। क्या कुछ कोशिशें इस वक्त लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए की जा रही है? देखिए, लॉकडाउन पार्ट 2 एक तरह से हमारे लिए अच्छा इसलिए है जी कि लॉकडाउन पार्ट 1 में जो दिक्कतें आई थी उनको हमने इसमें दूर किया। लॉकडाउन पार्ट 1 में 2-3 दिन शुरुआत में जो चीज़ों को सेटल होने में, स्ट्रीमलाइन होने में और सिस्टम को प्लेस होने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन अब वो चीज़ें अपनी जगह सेटल हो गई। देखिए, इसी का परिणाम ये है कि हमारे रेंज का जिला पीलीभीत आज कोरोना फ्री हो गया। पहले वहाँ पे एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति आया था क्वारंटाइन के बाद, इसकी रिपोर्ट 2 बार निगेटिव आ गई, आज वो फ्री हो गया। इसी तरह बरेली में भी लॉकडाउन का स्ट्रिक्टली पालन कराया गया। जो यहाँ पे हॉटस्पॉट बना था संक्रमित थे, उसमें परिवार के 3 लोग अब नेगेटिव आ गए हैं, बाकी 2 लोगों की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। हमारा बदायूं में जरूर संक्रमण बढ़ा है। कल एक नया मरीज आया है, इसके पहले के 4 मरीज और थे। तो वहाँ भी जिन जिन इलाकों में, सहसवान में ये पाए गए थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट वहाँ पे लॉकडाउन वहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया गया है। आने जाने पे रोक है, चारों तरफ से सील कर दिए गए हैं रास्ते। न तो उस लोकेलिटी से किसी को आने दिया जा रहा है, न उस लोकेलिटी जी वो उनके दरवाजे पे, उनके डोर स्टेप पे उसकी डिलीवरी की जा रही है और हमें उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी कोरोना फ्री हो जाएगा। जी सर, जिस तरीके से अगर हम बात करें 15 तारीख से लेकर 20 तारीख काफी क्रूशियल टाइम माना जा रहा था। सभी की नजरें हैं कि जहां जहां एरियाज अगर सुरक्षित है उन्हें 20 तारीख के बाद थोड़ी छूट, थोड़ी राहत दी जाएगी। क्या लगता है बरेली में भी ऐसी स्थिति होगी? और अगर राहत दी जाती है इन इलाकों में तो उस तरीके से किस तरीके से मेंटेन करेंगे, क्योंकि एक तरफ आपको लॉकडाउन का भी पालन करना है और दूसरी तरफ छूट भी देनी है। देखिए, छूट के बारे में जो अभी तक समझ में आया है कि कुछ छोटी छोटी यूनिट जिसमें कम लोग काम करते हैं, दवाओं की यूनिट, सीमेंट की यूनिट, इस पे छूट देने की बात हुई है। उन सभी संबंधित यूनिट से हम लोगों ने संपर्क कर लिया है कि उन्हें मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता है, मजदूरों की या उसमें जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी कितनों की जरूरत है, उनके क्या नाम पते हैं। इसी तरह कुछ हमारी जो सीमा लगती है उत्तराखंड से, हमारी सीमा कुछ लगती है पीलीभीत में नेपाल से, वहाँ से आवागमन को भी रोकना है। और अगर उत्तराखंड से हमारे कुछ लोगों को आना है, जिन चीजों में छूट मिलेगी वहाँ पे काम करने के लिए, तो वो हम लोगों ने इसकी मीटिंग करके उत्तराखंड के अधिकारियों से तय कर लिया है कि हमारे यहाँ जिन लोगों को आना है वो किन फैक्ट्रीज के हैं, उनके यहाँ किनको जाना है वो किन फैक्ट्रीज के हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह फॉलो करके, एग्रीगेट करके उन्हें वहां तक पहुंचाया जाएगा। जो हमारे यहाँ आएंगे उनसे हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराएंगे और उनसे पूरी तरह से जो नॉर्म्स हैं, जो एसओपी है इसकी, उसका पालन करके हम तो लॉकडाउन 2 को भी सक्सेसफुल बनाएंगे। जी राजेश जी, जिस तरीके से लगातार देश की अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही थी कि सुरक्षा कर्मियों पर लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया जा रहा है, अगर इस चीज को लेकर बरेली जो प्रशासन है वो किस तरीके से मुस्तैद है? क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? जी देखिए, हम बिल्कुल मुस्तैद हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे भी इस तरह की एक घटना हुई थी। देखिए, पहले तो पब्लिक को समझाने की आवश्यकता है, उनको हम समझाते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए है, आपकी भलाई के लिए है, आपके परिवार की भलाई के लिए है। अगर वो इस भाषा में नहीं समझते हैं तो उन्हें कानून की भाषा में समझाते हैं, और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो कानून सक्षम है उनसे निपटने के लिए, और हम उनसे कानूनी रूप से अच्छी तरह से निपट लेते हैं। और अब इस तरह की कोई बात न तो आई है, न उसके आने की संभावना है, जहां लोगों के साथ लोग कोई बदमाशी करें, बदतमीजी करें और पुलिस को उन्हें उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़े।
सर कई इलाकों की तस्वीरें भी सामने आई, साथ ही साथ एक तस्वीरें ये भी आई कि बहुत जगह पर फूड के जो प्रोसेसेस हैं वो नहीं पहुंच पा रहे, लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। यूपी सरकार कोशिश तो करे कि कोई भी उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति हो वो भूखा ना रहे, लेकिन लगातार तस्वीरें भी एक सामने आ रही हैं। बरेली में ये ऐसी स्थिति ऐसी आ रही है क्या कि लोगों तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है? अगर भोजन पहुंचा तो किस तरीके से आप वहां तक पहुंचा रहे हैं उन लोगों तक? देखिए, बिल्कुल ऐसी कोई स्थिति बरेली जिले में और बरेली के आसपास के तीनों जिलों में जो हमारे रेंज में है, ऐसी अभी तक कोई स्थिति प्रकाश में आई नहीं है। जो उनको पहुंचाने का जो तरीका है, ये सूचना 112 पे जो हमारा कंट्रोल रूम है, जिसको डायल 100 पहले कहते थे, उस पर सूचना आ जाती है। वहां से वो सूचना डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है उसको पहुंचा दिया जाता है। और फूड यहाँ पे जो कम्युनिटी किचन चल रहे हैं उसमें तैयार खाना और तमाम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो सूखा राशन, जहाँ पर देहात में बहुत दूर किसी को खाना पहुंचाना है, वो कहते हैं साहब हमारे पास बिल्कुल अनाज खत्म हो गया है 2 दिन 4 दिन के लिए, तो सूखा राशन जिसमें आटा है, चावल है, दाल है, मसाले हैं, थोड़ा सा आलू है, सब्जी है और नमक है, हल्दी है, ये सब उनको पहुंचा देते हैं ताकि अगले 8-10 दिन के लिए उन्हें इस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े। तो अभी फिलहाल कोई किसी तरह की ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई है कि कोई भूख से परेशान हो और उसे खाना न मिल रहा हो। सभी एक व्यक्ति को। दूसरा ये था कि जो राशन की देने की व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू हुई है, तो 15 अप्रैल से सॉरी, तो जो वो व्यवस्था शुरू हुई है तो राशन की दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करा के और उनको उनका जो प्रति यूनिट राशन निर्धारित किया है सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो उनको राशन मिल रहा है सर। लेकिन राशन की दुकानों में भी कालाबाजारी का जो मुद्दा है वो उठता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि लोग राशन उन तक नहीं पहुंच रहा, कालाबाजारी की जो माहौल है वो बनता जा रहा है। देखिए, अब ये तो शिकायतें जहाँ आई हैं उसकी जांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कराई है। देखिए, हम एक पूरी टीम की तरह काम कर रहे हैं। पुलिस हमारी, मेडिकल का स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ, मजिस्ट्रेट, सप्लाई चेन मेंटेन करने वाले जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लोग हैं, ये सब लोग एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। सूचना हमारे यहाँ कंट्रोल रूम में आती है तो हम उनको बता देते हैं। अगर इस तरह की कोई शिकायत 112 पे यानी जो पुलिस का कंट्रोल रूम है वहां से आती है तो वो मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाया जाता है। वहां पे ज्वाइंट रेड होती है, जो शिकायत करता है उससे बात करके दुकान को लोकेट करके और उनके विरुद्ध भी बहुत कड़ी कार्रवाई की गई। शिकायतों की संख्या बहुत कम, लगभग नगण्य है। जी सर, इसी बीच एक रिपोर्ट भी है जिसमें 60 गिरफ्तारियों की बात कही गई कि गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ कई FIR भी दर्ज किए गए। किन मामलों में, क्या लॉकडाउन तोड़ने के मामलों में ये सारे FIR और गिरफ्तारी की गई है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोगों ने मना करने के बावजूद, बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद, अनाउंसमेंट करने के बावजूद जो सड़कों पे लॉकडाउन को तोड़ के उतर रहे हैं उनके विरुद्ध हमने 128 मुकदमा कायम किया है। और ऐसे लोग जो इस तरह की कालाबाजारी जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध भी मुकदमे कायम किए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा वो हम सब करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके ही लोग अपना सामान, अपनी सब्जी, दूध, आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे हैं। और अगर इसमें किसी ने कोई दिक्कत पैदा करने की कोशिश की उनके विरुद्ध FIR करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बरेली की स्थिति बताने के लिए। चलिए, इसी बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।